मित्रों नमस्कार। मित्रों 76वीं स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को राष्ट्र धारक दल की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। मित्रों हमारा देश 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। पर ये स्वतंत्रता दिवस भारत की अंग्रेजों से स्वतंत्रता कि हम सभी सनातनियों को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, इस बात से कहीं ना कहीं हम सब वाकिफ भी हैं कि विभाजन के एवज हमको स्वतंत्रता मिली और साथ ही हम सबको लगभग 30 से 40 लाख सनातनियों का कत्लेआम भी मिला पाकिस्तान और बांग्लादेश में। मित्रों पर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आम जनमानस तक पहुंची ही नहीं। बहुत से ऐसे अनसुने पहलू हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि ये स्वतंत्रता, ये आजादी अधूरी है। कितनी अधूरी है इस विषय पे हम बात करेंगे। मित्रों भारत एक अखंड स्वराज्य देश था जिसकी सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। जब देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ उस समय जो ब्रिटिश इंडिया था वो भी काफी बड़ा था, छोटा मोटा नहीं था। जो वर्तमान में जो भारत है, जो हमको वर्तमान में जिस देश में हम रह रहे हैं, ये उसका मात्र 50% हिस्सा ही है। 50% हिस्सा तो हमको मिला ही नहीं। वो तो अभी भी गुलाम है, वो तो अभी भी स्वतंत्र नहीं हुआ, या यूं कहें कि वो भारत का हिस्सा नहीं है। अगर स्वतंत्र है भी तो भारत का हिस्सा नहीं है। मित्रों जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश इंडिया था, आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि 15 अगस्त सन 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा, भारत को स्वतंत्र किया, भारत से चले गए या भारत से भगा दिए गए, तो भारत के एक हिस्से से ही वो गए। मित्रों जो म्यांमार, जो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था और प्राचीन काल से भी भारत का ही हिस्सा रहा है, वो भी ब्रिटिश इंडिया में ही था और वो स्वतंत्र नहीं हुआ था। ना ही स्वतंत्र हुआ श्रीलंका और ना ही स्वतंत्र हुआ गोवा। इसके अलावा कश्मीर को तो हम जानते हैं हम सब कि राजा हरि सिंह का शासन था, वो तो एक फ्री स्टेट बन गया था। बाद में वो भारत में विलय किया गया। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जो कि पाकिस्तानियों द्वारा कब्जा किया हुआ हिस्सा है, जिसे हम पीओके कहते हैं। मित्रों सन 15 अगस्त 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ, तो म्यांमार से ब्रिटिशर्स नहीं गए। और भारत के नेताओं ने, कितनी हैरानी की बात है कि सत्ता तो तुरंत खींच लिया, सत्ता पे तो तुरंत काबिज हो गए, पर भारत के नेताओं ने म्यांमार पे अपना क्लेम भी नहीं किया, उस पर अपना दावा भी नहीं किया कि ये हमारा हिस्सा है, ये हमको मिलना चाहिए, ये भारत का हिस्सा है, भारत को मिलना चाहिए। और ना ही क्लेम किया श्रीलंका पर। इसलिए लिहाजा श्रीलंका और म्यांमार स्वतंत्र नहीं हुए। और साथ ही एक श्रीलंका के पास में आगे एक द्वीप है जिसे वर्तमान में कहा जाता है ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी, उसको भी स्वतंत्र नहीं किया गया। वो आज भी अंग्रेजों के ही पास में है, उसको आज भी ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी ही कहते हैं, और वो अभी भी ब्रिटिशर्स के हाथ में ही है। हमारे हाथ में, या ना वो श्रीलंका के हाथ में है, ना हमारे हाथ में, ना ही वो किसी अन्य देश के हाथ में। मित्रों जो ब्रह्म देश है, जिसे बाद में बर्मा और वर्तमान में म्यांमार कहा गया, ये स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 के 6 महीने बाद 5 जनवरी सन 1948 में। ये भी भारत का ही हिस्सा था और भारत के लोगों ने, भारत के नेताओं ने इस पर कोई क्लेम नहीं किया। लिहाजा वहां पे सनातनियों का जीना दूभर हो गया और वर्तमान में ये स्थिति है कि वहां पे मात्र आधा % हिंदू बचे हैं। वहां के रोहिंग्याई मुसलमानों के द्वारा और वहां के जो प्रशासन है, बौद्धिस्ट प्रशासन था है, उसके द्वारा हिंदुओं पे बर्बर अत्याचार हुए। लिहाजा उनकी पूर्ण समाप्ति लगभग लगभग हो चुकी है। वर्तमान में जो वहां पे हिंदू मंदिर हैं भी, जो सनातनी मंदिर हैं भी, वहां पर भी जरूरी है
महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित करवाना। कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जहां पर शिव की प्रतिमा है, श्री राम की प्रतिमा है, श्री कृष्ण की है और साथ में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा ना हो। इसी प्रकार से श्रीलंका भी जब देश आजाद हुआ, अंग्रेज चले गए, पर श्रीलंका स्वतंत्र नहीं हुआ। अगर श्रीलंका स्वतंत्र होता तो वो भी भारत का हिस्सा बन जाता। भारत के नेताओं ने उस पर कोई क्लेम भी नहीं किया। बहुत मजे की बात, श्रीलंका स्वतंत्र भी हुआ है 6 महीने के बाद। 4 जनवरी सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ और एक अलग देश के तौर पे जाना जाने लगा। सन 1857 की क्रांति की बदौलत ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई थी और भारत में ब्रिटिश का जो साम्राज्यवाद था वो समाप्त हो गया था और जहां तक ईस्ट इंडिया कंपनी फैल चुकी थी वहीं तक वो सीमित रह गई थी। इस कारण भूटान और नेपाल, ये 2 देश और साथ में अफगानिस्तान, जो भारत के अभिन्न अंग थे, भारत के ही हिस्से थे, वो ब्रिटिश इंडिया में सम्मिलित होने से बच गए। वहां पे फिर और अधिक युद्ध नहीं हुए। ये भी भारत के हिस्से थे और भारत को, स्वतंत्र भारत को इस पे भी अपना दावा करना चाहिए था, पर यहाँ के नेताओं ने उसको भारत में सम्मिलित करने का प्रयास तो बहुत दूर की बात है, अपना दावा ही नहीं किया कि भूटान भारत का हिस्सा है, नेपाल और अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा, अपना दावा तक नहीं किया। कितनी हैरानी की बात है, हमारे देश का नेतृत्व किस तरह के हाथों में था, इस बात को हम समझ सकते हैं और देख सकते हैं। आज वही कारण है कि नेपाल के रास्ते कितना अधिक आतंकवाद भारत में आता है। नेपाल के रास्ते जाली नोट भारत में आते हैं। नेपाल के रास्ते हमारे देश में स्मगलिंग, चोरी चकारी, यहाँ के अपराधी वहां बजा के छिप जाते हैं और हम वहां की सीमाओं को खुला छोड़ने के लिए बाध्य हैं, अन्यथा चीन जैसे देश उस पर अपना आधिपत्य जमा लेंगे। इसलिए हमारी सीमाएं भी ओपन हैं, बिना वीजा पासपोर्ट के आना जाना भी हुआ करता है। और यही कारण है कि आज चीन भी नेपाल जैसे छोटे राष्ट्र पे अपनी नजर गड़ाए हुए है और उस पे कई हिस्सों, कई गांवों में, कई क्षेत्रों अपने कब्जा कर चुका और आगे भी अपना विस्तार कर रहा है। और यही सब कारण है कि वहां की गरीबी का फायदा उठा के वहां पे कम्युनिस्ट माओवादी शक्तियां स्थापित हो गई और एक कम्युनिस्ट राज्य की ओर, वो भी एक राजशाही की ओर, कम्युनिस्ट राजशाही की ओर नेपाल बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पे लोकतंत्र केवल नाम मात्र का है, वहां पे कोई लोकतंत्र नहीं है, वहां पे कम्युनिस्टों का पूर्ण कब्जा हो चुका है। क्योंकि वहां पे 5 जो राजनीतिक पार्टियां, वो 5 कम्युनिस्ट पार्टियां हैं और सनातनी कोई पार्टी वहां पे अस्तित्व में, अपने अच्छे स्वरूप में, अपने शक्तिशाली स्वरूप में नहीं है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है मित्रों। इसी प्रकार से अपना गोवा स्टेट था। गोवा, जिसका प्राचीन नाम गोकुलपुरी, गोवापुरी था, भारत का सदैव से, सदियों से, करोड़ों वर्षों से भारत का एक हिस्सा रहा है और भगवान परशुराम की भूमि रही है। जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, तो भारत के किसी भी नेता ने, भारत के जो शासन में बैठे हुए जो नेता थे, जो हमारे मिनिस्टर्स थे, गोवा को भारत में सम्मिलित करने का कोई प्रयास ही नहीं किया। 14 साल बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां पे आर्मी भेजी और वहां पे जो पुर्तगालियों का शासन था, जी हाँ, वहां पे पुर्तगालियों का शासन था, वहां पे अंग्रेजों का शासन कभी नहीं रहा गोवा में। और गुलाम भी गोवा हुआ था सन 1510 में, तब से वो गुलाम ही रहा 500 वर्षों तक। और भारत आजाद हुआ, गोवा आजाद नहीं हुआ। 14 साल के बाद गोवा जाके स्वतंत्र हुआ है और भारत गणराज्य में वो सम्मिलित हुआ। मित्रों, गोवा की कहानी बड़ी रोचक है। सन 1498 में जब वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, ऐसा हमारे इतिहास में हम लोगों को, हमारे स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि सन 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी।
बहुत ही हास्यप्रद बात है, भारत की खोज की थी। वो एक पुर्तगाली था। वो भारत में व्यापार करने के लिए व्यापारिक मार्ग उसने खोजा था। यूरोप से भारत तक का व्यापारिक मार्ग, समुद्री मार्ग उसने खोजा था। भारत की खोज उसने नहीं की थी। जब वास्को डी गामा भारत आया, केरल पहुंचा, उसके बाद उसने गोवा पहुंचा, और गोवा में उसके बाद फिर पुर्तगालियों की फौज आई धीरे धीरे, और धीरे धीरे गोवा पुर्तगालियों के हाथ चला गया, और 1510 से लेकर के सन 1961 तक पुर्तगालियों के हाथ रहा। और वहां पे जो सनातन सभ्यता संस्कृति थी उसको नष्ट करने के लिए वहां पे उन लोगों ने इन 500 वर्षों तक भीषण अत्याचार सनातनियों पे किए, और वहां की आबादी को ईसाई आबादी बनाया। और वहां पे अभी भी वहां पे कई कानून पुर्तगालियों के ही चल रहे हैं। वहां के पुरुषों को 2 विवाह करने की अनुमति है, जैसा कि अदर भारत में किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक शादी करने की, किसी भी पुरुष को एक से अधिक शादी करने की अनुमति नहीं है। मुसलमानों को छोड़ करके मुसलमान 4 शादी कर सकता है। इसी प्रकार से गोवा में एक पुरुष 2 शादी कर सकता है बिना किसी के उसकी पहली पत्नी चाहे इतना रोए चिल्लाए, या चाहे न्यायालय जाए, चाहे थाने जाए, चाहे जो करे, पर वहां पे इस तरह की छूट है। मित्रों, इसी प्रकार ये जो भारत है ये अनेक हिस्सों में बांट दिया गया, अनेक छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया, और एक अधूरी स्वतंत्रता हम सबको प्राप्त हुई। और हमें हर स्वतंत्रता दिवस पे संकल्प लेना चाहिए कि हम भारत में भारतीय सभ्यता संस्कृति का पूर्ण विस्तार करें, और ना केवल भारत में बल्कि जो वास्तविक भारत है, जिसमें आपका अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, तिब्बत है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है, और ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी है। ये संपूर्ण भारत, वास्तविक भारत, अखंड भारत जो है, इस पूरे भारत में हम अपनी सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगे। राष्ट्र धारक दल जो हमारी एक दल है, पार्टी है, उसने भी इसकी घोषणा की है कि भारत की सीमाओं को हम पूर्ण रूप से सुरक्षित बनाने के लिए भारत के सीमावर्ती सभी जो 92 जिले हैं, चारों तरफ भारत के चारों तरफ जो 92 जिले हैं, इन सीमावर्ती जिलों में सनातन सभ्यता संस्कृति के मानने वाले लोगों की आबादी को 75% से लेकर के 100% तक लेकर जाएंगे। और जो इन क्षेत्रों में जो विदेशी घुसपैठ हुई है, जो विशेष समुदाय के लोगों की घुसपैठ हुई है, और यहाँ की जनसंख्या की जो पूर्ण रूप से डिस्टर्ब हो चुकी है भारत के सीमावर्ती जिलों में, बहुत बड़ा षड्यंत्र है भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, कि भारत के सीमावर्ती जिले पूरी तरह से अब भारतीय सभ्यता संस्कृति सनातनियों के मानने के वालों के बहुमत में ना रह जाएं, और वो मुस्लिम बाहुल्य हो जाएं, ईसाई बाहुल्य हो जाएं। इस षड्यंत्र के तहत भारत की स्वतंत्रता को समाप्त करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हमको हर स्वतंत्रता दिवस पे संकल्प लेना चाहिए कि भारत को अक्षुण्ण बनाएंगे, और ये विदेशी साजिशों को समाप्त करेंगे, और इन साजिशों को सह देने वाली राजनीतिक पार्टियों को भी समाप्त करना। जो मुस्लिम तस्करीकरण की राजनीति करने वाली जो पार्टियां हैं, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति का विकास नहीं कर रही हैं, केवल अपने वोट बैंक का विकास कर रही हैं, जो पसपांदा प्रेमी ताकतें हैं, जो मुस्लिम प्रेमी, ईसाई प्रेमी ताकतें हैं, जो समस्त नागरिकों के साथ में मानवतावादी व्यवहार नहीं कर रही हैं, उन सबको भी पीछे ढकेलना है, और वास्तविक राष्ट्रवादी पार्टियों को आगे ला करके उनको कमान इस देश की सौंपनी है। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत। भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।